के जीव विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा चैप्टर आनुवांशिकी की महत्वपूर्ण और प्रारंभिक बातों को, मेंडल और उसके नियमों को सीखने समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली भिन्नताओं का, वेरिएशंस का भी अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वंशागति क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि माता पिता अथवा पूर्वज के गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतान में पहुंचते रहने की प्रक्रिया को वंशागति कहा जाता है। वंशागति के कारण ही मनुष्य की संतान मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। आम के पेड़ में आम का फल लगता है, मिर्चाई के पेड़ में मिर्चाई का फल लगता है, भेड़ हमेशा भेड़ के बच्चे को ही जन्म देता है। अब प्रश्न उठता है भिन्नता की। तो एक ही जाति के सदस्यों के बीच अथवा एक ही माता पिता के संतानों के बीच रंग रूप आचार विचार व्यवहार में जो बदलाव आ जाता है, जिससे हम उसे अलग थलग रूप से आइडेंटिटी कर पाते हैं, पहचान पाते हैं, उसका परिचय प्राप्त कर पाते हैं, उसी को हम वेरिएशंस या भिन्नता कहते हैं। और इसी वेरिएशंस के कारण, भिन्नता के कारण एक ही माता पिता की विभिन्न संतानें एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। मानव जाति की संख्या पूरे विश्व में 7.5 अरब से अधिक है, परंतु सभी में कुछ न कुछ अंतर है और इसी अंतर के कारण, इसी भिन्नता के कारण उसकी पहचान कर पाते हैं। अब यह जो आनुवांशिकी है, इस पर ध्यान मानव सभ्यता के विकास के काल से ही रहा है। बहुत वैज्ञानिकों ने काफी कठिन परिश्रम किया है, परंतु सबसे पहले जो सफलता प्राप्त हुई वह सफलता ग्रेगर जॉन मेंडल को प्राप्त हुई। ग्रेगर जॉन मेंडल का काल 1822 से 1884 तक माना जाता है और इस ग्रेगर जॉन मेंडल को उनके कार्य के अनुसार, उसके महत्वपूर्ण कार्य के हिसाब से उसको आनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को हम प्राप्त करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया के ब्रून शहर में 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने वनस्पति विज्ञान और गणित से स्नातक की ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने चर्च के बगीचे में रहते हुए मटर के पौधे पाइसम सेटाइलम पर 1856 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक अपना शोध किया और अपने शोध पत्र का प्रकाशन 1865 ईस्वी में महत्वपूर्ण पुस्तिका नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में किया। 1884 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु हो गई और मृत्यु तक आनुवांशिकी के नियम और सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते रहे। मेंडल के मरने के बाद 1899 ईस्वी में
विश्व के 3 महान वैज्ञानिक अपने अपने देशों में रहते हुए, ह्यूगो डिब्रेज जो हालैंड के थे, कार्ल कोरेंस जो जर्मनी के थे, टी शेरेमाक जो ऑस्ट्रेलिया के थे, आनुवांशिकी पर प्रयोग कर रहे थे, तो तीनों उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस निष्कर्ष पर ग्रेगर जॉन मेंडल 1865 ईस्वी में ही पहुंच चुके थे और अपने नियमों का प्रकाशन, अपने शोध का प्रकाशन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून की पत्रिका में कराया था। अतः तीनों वैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से ग्रेगर जॉन मेंडल को सम्मान देते हुए उन्हें आनुवांशिकी के पिता की उपाधि दी और तब से आज तक हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं और सम्मान से इसी नाम से बुलाते हैं, पहचानते हैं। अब ग्रेगर जॉन मेंडल के कुछ महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो कुछ महत्वपूर्ण नियम है, उस महत्वपूर्ण नियम में 4 नियम हैं। सबसे पहला नियम प्रभाविता का नियम है, दूसरा इकाई लक्षण का नियम है, तीसरा पृथक्करण का नियम है और चौथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम। इसी चारों नियम का आज भी हम लोग उपयोग करते हैं आनुवांशिकी के अध्ययन में। इस चारों नियम का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने चर्च के बगीचे में रहते हुए मटर के पौधे पर पाइसम सेटाइवम पर प्रयोग किया और उन्होंने मटर के पौधे में 7 गुणों को, 7 कैरेक्टर को पाया और प्रत्येक कैरेक्टर का विरोधी लक्षण था, विरोधी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था और यह मटर के पौधे के तने की लंबाई से संबंधित था, लंबा और नाटा, पौधे के फूल के लगने के स्थान से संबंधित था, या तो फूल पत्ती के कक्ष में लगता था या शिखाग्र पर लगता था, फूल के रंग से संबंधित था, फूल लाल होता था या सफेद होता था, छीमी का रंग हरा और पीला, छीमी का शेप इनफ्लेटेड चपटा या सिकुड़ा होगा। जो सीड है, सीड या तो गोल, बीज गोल होता था या झुर्रीदार होता था, बीज पत्र या तो पीला होता था या हरा होता था। तो यह दोनों जो कैरेक्टर है एक दूसरे का विपरीत लक्षण है। अब हम देखते हैं, अगर कैपिटल में जो लक्षण, हम 2 लक्षण को एक साथ रखेंगे तो उसको प्रभावी शुद्ध लक्षण कहेंगे और अगर स्मॉल लेटर में दोनों लक्षण को एक साथ रखेंगे तो उसको अप्रभावी कहेंगे। जब प्रभावी तथा अप्रभावी एक साथ होगा तब प्रभावी लक्षण अपने लक्षण को संतान में प्रकट करेगा और प्रभावी को दबा देगा। इस तरह से उत्पन्न होने वाला जो संतान है हाइब्रिड टॉल कहलाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल के 4 नियम थे। 4 नियम में सबसे पहला है प्रभाविता का नियम। जब किसी एक गुण को लेकर उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच विरोधी जोड़े नर और मादा के बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में
प्रभावी लक्षण और प्रभावी को दबा करके संतान में अपने ही लक्षण को उत्पन्न करता है, इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। जैसे मटर के शुद्ध लंबा पौधा का क्रॉस शुद्ध नाटे पौधे से कराया जाता है, तो हम देखते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी में जो सभी संतानें हैं, मतलब 100% जो संतानें हैं, यह सभी हाइब्रिड टॉल मतलब लंबा वाला संतान में अपने लक्षण को प्रकट किया और नाटा वाला संतान में अपने लक्षण को प्रकट नहीं किया। और यही संतान अगली पीढ़ी के लिए माता पिता का काम करता है, और यह जो माता पिता है इसका भी क्रॉस कराते हैं। यहाँ गैमीट्स का निर्माण होता है, और जब क्रॉस कराया जाता है तो अगली पीढ़ी में 25% शुद्ध लंबी, 50% हाइब्रिड टॉल और 50% ड्वार्फ और प्रभावी लक्षण वाला संतान प्रकट होता है। अर्थात जहाँ प्रभावी और अप्रभावी जीन दोनों होता है, अप्रभावी को दबा करके प्रभावी संतान में अपना लक्षण प्रकट कर देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर हम लोग दूसरे लक्षण की बात करते हैं, तो मेंडल का दूसरा नियम है इकाई लक्षण का नियम, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। इसमें मेंडल ने कहा कि जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों का एक साथ क्रॉस कराया जाता है, तो संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी या तो प्रभावी लक्षण वाला संतान उत्पन्न होता है या अप्रभावी लक्षण वाला संतान उत्पन्न होता है। दोनों लक्षण किसी संतान में एक साथ कभी उत्पन्न नहीं होते। इसको इकाई लक्षण का नियम कहा जाता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसा कि शुद्ध लंबा पौधा का क्रॉस नाटा से कराया गया, तब हम देखते हैं कि यह जो हमारा प्रथम पीढ़ी है, F1 जेनरेशन की जो संतान है, यह 100% हाइब्रिड टॉल है। लेकिन अब यही संतान, यह पेरेंट 1 है, और यही संतान अगली पीढ़ी के लिए पेरेंट 2 बनेगा, तो यह जो संतान होगी यह F2 जेनरेशन की संतान होगी। और F2 जेनरेशन में आप देख रहे हैं 25% शुद्ध लंबा, 50% हाइब्रिड लंबा और 25% नाटा है। अर्थात इसमें जब लंबा और नाटा एक साथ है, तो लंबा ही अपने लक्षण को प्रकट करता है और यह सभी को लंबा बना देता है। नाटा वाला लक्षण चुप हो जाता है, अपने लक्षण को प्रकट नहीं करता। लेकिन यहाँ जब दूसरी पीढ़ी में दोनों नाटा कैरेक्टर एक साथ होता है, तो संतान में अपने लक्षण को प्रकट कर देता है। तब हम बात मेंडल के तीसरे नियम की बात करते हैं, और तीसरा नियम है पृथक्करण का नियम, अलग होने का नियम। इस नियम के अनुसार यदि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को एक साथ क्रॉस कराते हैं, तो भले ही प्रभावी और अप्रभावी एक साथ रहने पर अप्रभावी को दबा करके संतान में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, परंतु अप्रभावी कभी नष्ट नहीं होता। जब कभी पीढ़ी दर पीढ़ी इसे मौका मिलता है, तब अपने लक्षण को प्रकट कर देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह F1 जनरेशन में
सभी संतानें 100% संतानें हाइब्रिड डॉग है, लेकिन यह जो F2 जनरेशन का है कि संतान है, यहाँ पर मौका मिल गया और यहाँ पर दोनों ड्वार्फ के लक्षण एक साथ हो गए, तो अब यह अपना लक्षण प्रकट कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके ग्रेगर जॉन मेंडल के चौथे नियम की बात करते हैं। चौथे नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक गुणों के विपरीत लक्षण को के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो संतान में प्रत्येक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित किए बिना अपने लक्षण को प्रकट करता है, अर्थात दूसरे लक्षण से प्रभावित न तो होता है और न ही दूसरे लक्षण को प्रभावित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पर दो लक्षण हमने साथ लिया, दो लक्षण में यहाँ पर हमने दो गुण की बात करते हैं, दो गुण की बात करते हैं। दो गुण में एक है लंबाई का और दूसरा गुण जो है फूल का रंग है। एक लंबाई की बात हो रही है, यह लंबाई की बात हो रही है, और दूसरा क्या है, एक और दो फूल का रंग है। और लंबाई में आप देख रहे हैं कैपिटल टी प्रभावी है, और यह देख रहे हैं स्मॉल टी अप्रभावी है। इसी तरह से फूल के रंग की जब हम बात करते हैं, तो फूल के रंग में कैपिटल आर प्रभावी है, जबकि स्मॉल आर अप्रभावी है। अर्थात इस दोनों लक्षण को एक साथ लेकर के क्रॉस कराया जाता है, तब प्रथम पीढ़ी में जो 100% संतान है हाइब्रिड लवली और लाल फूल वाली है, लेकिन दूसरी पीढ़ी के लिए यह 4 प्रकार के गैमीट का निर्माण करती है। गैमीटोजेनेसिस की क्रिया के दौरान जब इसका चेकर बोर्ड के अंदर क्रॉस कराया जाता है, तो 16 प्रकार के गुणों वाले जीनोटाइप वाली संतान को उत्पन्न करता है। और इसके फिनोटाइप पर जब हम विचार करते हैं, तो फिनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1 होता है। टॉल और रेड की संख्या 9 होती है, टॉल और व्हाइट की संख्या 3 होती है, ड्वार्फ और रेड की संख्या 3 होती है, और ड्वार्फ की संख्या 1 होती है। अब इसके जीनोटाइप अनुपात की बात करते हैं, 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1:1 तो इस तरह से मेंडल के नियम को पुनः हम संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं, इस मेंडल के नियम को। तो हम लोग देखते हैं कि क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हेरिडिटी और वेरिएशन को मिला करके यह कहा जाता है कि आनुवांशिकी है। मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, और मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम का प्रकाशन किया। और इस प्रकार आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं कि मेंडल का जो नियम है,
यह नियम जो है मेंडल का जो यह नियम है उससे संबंधित है। इसमें 7 गुण के 7 विरोधी लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी की बात की थी और 7 लक्षण के विषय में पहले भी जानकारी दी गई है और अभी भी इसके विषय में बताया गया है। अब हम लोग इसके नियम के बाद हम इससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास पुनः करेंगे। हम लोग देखते हैं कि यह जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण है, स्टेम की लंबाई, लंबा, नाटा, यह एक्सिलरी और टर्मिनल, इस तरह से 7 लक्षण हैं और 7 लक्षण का विरोधी अपना अपना लक्षण है। और इस तरह से हम आनुवांशिकी के पिता जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसके महत्वपूर्ण लक्षण पर हल्का सा प्रकाश डाले, समझने का प्रयास किए। उसके बाद हम लोग इसके नियम को अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम को पुनः बारी बारी से सावधानी पूर्वक जानने, समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के 4 नियम दिए थे। एक को प्रभाविता का नियम, दूसरे को इकाई लक्षण का नियम, तीसरे को पृथक्करण का नियम, चौथे को स्वतंत्र अभिविभन का नियम दिया गया था। अब इसके बाद इस लक्षण को हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार बारी बारी से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि प्रभाविता का नियम लिखा हुआ है, जब किसी एक गुण को लेकर उसके कॉन्ट्रास्टिंग जोड़े के बीच, मतलब विपरीत लक्षण वाले जोड़े के बीच नर और मादा फूल के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर अर्थात प्रभावी लक्षण और प्रभावी को दबा करके संतान में अपने लक्षण को प्रकट करता है। इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। यह प्रभाविता का नियम लंबाई पर लागू होता है, फूल के रंग पर लागू होता है, जितने भी कैरेक्टर हैं सभी पर लागू होता है। जैसा कि अगर लंबा वाला पौधा का क्रॉस नाटे से कराया जाएगा तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली सभी संतानें लंबी होगी। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हम लंबाई का एक लक्षण माने और लंबाई के लक्षण का विरोधी कैरेक्टर है लंबा और नाटा। यह प्योर टॉल है, शुद्ध लंबा है, और यह शुद्ध नाटा है। यह पिता है, यह माता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। इसका जब हम यह गैमेटोजेनेसिस करेगा, इसमें नर में परागकण का निर्माण होगा, उसमें अंडाणु का निर्माण होगा। इसका क्रॉस कराया जाएगा तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली सभी संतानें 100% लंबी होगी और यह दूसरी पीढ़ी की संतान का निर्माण है जिसमें 25% शुद्ध लंबा, 50% हाइब्रिड लंबा और 25% नाटा होगा। तो इस प्रकार यहां पर प्रथम पीढ़ी में कैपिटल और स्मॉल दोनों जीन रहने पर डोमिनेंट और प्रभावी को दबा करके अपना लक्षण प्रकट करता है। यहां भी अप्रभावी को दबा करके प्रभावी अपना लक्षण प्रकट कर देता है। अब हम बात करते हैं पृथक इकाई लक्षण का नियम। जब किसी
एक गुण के विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी या तो प्रभावी संतान या अप्रभावी संतान प्रकट होती है। मतलब संतान में केवल एक लक्षण प्रकट होता है, इसी कारण से इसको इकाई लक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात एक ही संतान में किसी एक गुण के दोनों लक्षण कभी प्रकट नहीं होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी या तो लंबा मटर का पौधा उत्पन्न होगा या नाटा मटर का पौधा उत्पन्न होगा। यह इकाई लक्षण के नियम की पुष्टि करता है। प्रथम पीढ़ी की सभी संतानें 100% लंबी है और दूसरी पीढ़ी में 75% लंबी और 25% संतानें नाटी है। अर्थात दोनों में से केवल एक लक्षण ही प्रकट होता है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल के हम तीसरे पृथक्करण के नियम की बात करते हैं, तब हम पाते हैं कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का एक साथ क्रॉस कराया जाता है तो भले ही प्रभावी लक्षण अप्रभावी को दबा करके संतान में अपना लक्षण प्रकट करता है, परंतु अप्रभावी कभी नष्ट नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी जब कभी इसे मौका मिलता है, अर्थात माता पिता के अप्रभावी जीन जब एक साथ हो जाते हैं तो अपने लक्षण को प्रकट कर देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि शुद्ध लंबा और शुद्ध नाटा पौधा का क्रॉस कराया गया, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया हुई, इनके युग्मकों का क्रॉस कराया गया, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर वह दूसरी पीढ़ी के लिए पेरेंट बना, फिर गैमेटोजेनेसिस की क्रिया हुई और दूसरी पीढ़ी के संतान की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर दूसरी पीढ़ी में इसको मौका मिला और मौका मिलने के बाद अपने गुणों को प्रकट कर दिया। उसके बाद हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के सबसे महत्वपूर्ण चौथे नियम की बात करेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम में कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक गुणों के विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता है तो संतान में प्रत्येक लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अपने ही लक्षण को प्रकट करता है। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण प्रकट होता रहता है, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होता, एक दूसरे के प्रभाव से नष्ट नहीं होता, यह अपने लक्षण को प्रकट करता है। दो या दो से अधिक लक्षण को एक साथ लेते हैं। यहाँ पर हम दो लक्षण लिए, एक लंबाई का गुण और दूसरा फूल का रंग। लंबाई के गुण में दो विपरीत कैरेक्टर है, लंबा पौधा और नाटा। फूल के रंग में भी दो कैरेक्टर है, एक लाल और सफेद। प्रथम पीढ़ी में सभी संतानें 100% हाइब्रिड टॉल उत्पन्न हुए। अब प्रथम पीढ़ी के संतान से जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो 4 प्रकार के गैमेट का निर्माण होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर इन गैमेटों का नर और मादा के बीच चेकर बोर्ड में क्रॉस कराया जाता है। तो क्रॉस कराने से 16 प्रकार के गुण वाली संतान उत्पन्न होती है, जिसका फिनोटाइप 9:3:3:1 होता है। तो इस तरह से मेंडल के नियमों की हम प्रारंभिक जानकारी को प्राप्त करते हैं। अब यह जो हमारा टॉल और रेड है, इसकी संख्या 9 है, टॉल और व्हाइट है, इसकी संख्या 3 है, ड्वार्फ और रेड है, इसकी संख्या 3 है, ड्वार्फ और व्हाइट है, इसकी संख्या 1।
अब यह कैसे है, यह जीन पैटर्न के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और इसके आधार पर हम इसके फिनोटाइप के बाद जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप भी यहाँ लिखा गया है। इस प्रकार हम लोग मेंडेलिज्म की महत्वपूर्ण जानकारी